नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस वीडियो में 26 और 27 मई 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं या फिर इस श्रृंखला के वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखिए। अगर आपको लगे कि ये श्रृंखला के वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है तो इसका जो प्रीवियस वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है आप उसे जरूर देखिएगा। निश्चित तौर पर यहाँ से आगामी 2023 में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं बिहार में आयोजित होगी उसको लेकर आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो पाएंगे। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। फिलहाल अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम हो गया है। इसकी कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बताया था कुल मिला के 19 जिलों में लिंगानुपात 900 से कम हो गया है। इसकी जो जानकारी हमने आपको दिया था इसके तहत कुछ बातें यहाँ पर भी हमने दर्शाया है। जैसे कभी जो रिपोर्ट आई थी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 की, इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 19 जिलों में लिंगानुपात 900 से कम हो गया है। एक्चुअली में लिंगानुपात की परिभाषा देते हुए मैंने आपको ये बतलाया था प्रति 1000 लड़कों या फिर पुरुषों पर जो महिलाओं या फिर लड़कियों की जो संख्या होती जो हम उसमें तुलना करते हैं वही लिंगानुपात को दर्शाता है। अब यहाँ पर चूंकि बात हो रही थी कि बिहार के 19 जिलों में लिंगानुपात 900 से कम हो गया है। ये 19 जिले कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जानकारी हमने आपको दिया है। अब ये जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट को बिहार सरकार किस प्रकार से देख रही है, इसको लेकर क्या कदम उठा रही है बिहार सरकार, ये सारी जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था। हालांकि इस तरह के जो पोस्टर होते हैं वो हमारे टीम के माध्यम से फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध कराया जाता है। आप चाहें तो इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तीनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। निश्चित तौर पर इस तरह के पोस्ट में बहुत सारी जानकारियां होती है और यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको दूंगा। पिछले वीडियो में हमने एक जगह जीआई टैग की चर्चा किया था जहां पर हमने आपको बताया था कि बिहार का मरचा चावल जो कि कृषि उत्पाद कैटेगरी में जीआई टैग प्राप्त करने वाला बिहार का छठा उत्पाद है। लेकिन यहाँ पर फ्लो में गलती हमसे ये हो गई, हमने मरचा चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आपको बता दिया पूर्वी चंपारण। हालांकि इससे पहले हमने कई बार आपको इसकी जानकारी दिया है। वास्तव में मरचा चावल का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है या फिर जिस क्षेत्र को जीआई टैग मिला है ये बिहार का पश्चिमी चंपारण क्षेत्र है। पश्चिमी चंपारण का चनपटिया प्रखंड ही ये मरचा चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तो इस चीज को आप लोग सुधार कर लीजिएगा। कल वाले वीडियो में, कल वाले नहीं बल्कि इससे पहले जो वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ था वहां पर मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। हालांकि जीआई टैग की बात हो रही है तो बिहार को अब तक 3 कैटेगरी में जीआई टैग मिला है। एक तो खाद्य पदार्थ में सिलाव खाजा को जीआई टैग मिला। हस्तकला की बात करें तो सुजनी कढ़ाई, सिक्की ग्रास, मधुबनी पेंटिंग, अल्पिक या फिर खटवा, भागलपुरी सिल्क, ये सभी हस्तकला के क्षेत्र में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है बिहार से। जबकि कृषि की जानकारी देते हुए हमने आपको बताया था कृषि क्षेत्र में शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान और मिथिला मखाना। मिथिला मखाना को 2022 में जीआई टैग मिला था और ये कृषि उत्पाद कैटेगरी में 5वां उत्पाद था। लेकिन मरचा चावल अभी हाल ही में जो जीआई टैग प्राप्त हुआ 2023 में, ये छठा उत्पाद है कृषि उत्पाद कैटेगरी में। ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस राज्य को मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर का स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ये स्कोच गोल्ड अवार्ड से अभी हाल ही में बिहार को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर संबंधित तथ्यों की चर्चा करें तो पहला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए पंचायती राज विभाग बिहार सरकार को राष्ट्रीय स्तर का स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, बिहार राज्य में जो पंचायती राज विभाग कार्यरत है इसी को अभी हाल ही में ये स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि इस पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार समारोह 27 मई 2023 को नई दिल्ली के अंबेडकर भवन के नालंदा हॉल में किया गया। घोषणा के आधार पर हमने यहाँ पर इस प्रश्न को शामिल किया है। आप ये ध्यान रखेंगे आज है 27 मई 2023 और आज ही के दिन अंबेडकर भवन के नालंदा हॉल में बिहार को ये सम्मान मिला है या फिर मिलेगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं। हालांकि हमने कई बार आपको पहले भी बताया है लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो में बार बार कमेंट करते हैं कि सर इसका पीडीएफ फाइल हमें कहाँ मिलेगा।
तो ये जो सीरीज आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स का, जिसमें डेली, मंथली और ईयरली नोट्स आपको प्रदान किए जाते हैं, ये तमाम मटेरियल को जो रिसेंटली एक पेड ग्रुप की शुरुआत हुई है टेलीग्राम पर, इसके माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये सभी स्टडी नोट्स, पीडीएफ फाइल आदि को आप चाहें तो बीपीएससी मेकर ऐप के भी माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो चर्चा किया था मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बारे में, तो इनसे संबंधित एक जानकारी है जो कि आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दरअसल हमने कई बार आपको 7 निश्चय योजना 2 के बारे में बताया, जो कि बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसी योजना के अंतर्गत एक घोषणा है या फिर एक पहल है, हर घर नल का जल। तो इसी योजना के अंतर्गत ये कार्यान्वित है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। इसी के तहत ये इस तरह की पहल अपनाई गई थी बिहार सरकार के द्वारा। ये बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। एक अहम जानकारी आपको यहाँ पर ये दे दूं, आपको ध्यान रखना है कि बिहार में 7 निश्चय योजना की जो शुरुआत हुई थी, यानी कि इसका जो फेज 1 हुआ था या फिर जो फेज 1 की शुरुआत हुई थी, ये 2015 में हुई थी। लेकिन वर्तमान समय में फेज 2 कार्यरत है या फिर संचालित है। इसकी शुरुआत हुई है 2020 से। अब यहाँ पर इसमें एक जानकारी अहम है, आप जो पहले नंबर पर देख रहे हैं युवा शक्ति बिहार की प्रगति, अभी हाल ही में 2023 में जो बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया, ये इसका निर्धारित थीम था 2023 में, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। हालांकि हमने आपको जानकारी दिया था, आई थिंक आपको याद होगा। तो बिहार दिवस 2023 की थीम 111वें स्थापना दिवस की युवा शक्ति बिहार की प्रगति। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही बिहार की, तो इनसे संबंधित और भी कई सारी जानकारियां निकलकर सामने आती है बिहार से संबंधित, जो कि डेली करंट अफेयर्स के इस श्रृंखला के अंतर्गत मैंने आपको रेगुलर बताया है। इसी के तहत एक इंपॉर्टेंट जानकारी हमने यहाँ पर शामिल किया है विश्व टीबी सम्मेलन के बारे में, जो कि अभी हाल ही में 2023 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि ये बिहार के संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट है कि मार्च 2023 में विश्व टीबी सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया गया और इसमें बिहार के 5 जिलों को टीबी उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। अगर इसके तहत हम बात करें, स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल किस जिला को मिला, तो 2 जिला मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर। सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक की बात करें तो सीवान जिला को दिया गया, जबकि ब्रॉन्ज अर्थात कांस्य पदक की बात करें तो सारण और पूर्णिया को सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर 5 जिले को टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अभी हाल ही में विश्व टीबी सम्मेलन, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ, यहाँ पर सम्मानित किया गया। ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। चूंकि बात हो रही बिहार की, तो बिहार के बारे में ये नोट कीजिएगा कि बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल से अलग कर किया गया था और बिहार 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, यानी कि भारत का 12वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजधानी है पटना। पटना के बारे में 2 प्रश्न कॉमन रूप से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। एक तो है कि पटना में सैनिक छावनी का निर्माण लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए किनके द्वारा किया गया था, तो अजात शत्रु के द्वारा। जबकि पटना नगर को बसाने का श्रेय किन्हें जाता है, तो उदयन को जाता है। जबकि बात करें मौजूदा राज्यपाल की, तो मौजूदा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, जो कि गोवा के हैं। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, वे बिहार के 41वें राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वर्तमान में। राज्य के पक्षी गौरैया, अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल है गेंदा। राजकीय फूल को लेकर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राजकीय फूल वर्तमान समय में मैरीगोल्ड अर्थात गेंदा है। बिहार के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर बिहार का जनसंख्या घनत्व है, जो कि 2011 की जनगणना के आधार पर यहाँ पर आंकड़ों को दर्शाया गया है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा उर्दू है बिहार की। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार के राजकीय चिन्ह को इंगित कर रहा है, जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख रहे हैं। चलिए, बिहार से संबंधित ये सारी जानकारी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है कि टेलीमेडिसिन अर्थात ई संजीवनी के तहत 17 मई 2023 को राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष अभियान चलाया गया। बताएं कि इसमें बिहार को कौन सा स्थान मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार को इसमें पहला स्थान अर्थात शीर्ष स्थान मिला है। टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत कोरोना काल में हुई थी। इसे ऑनलाइन डॉक्टर के भी नाम से जाना जाता है। इसको लेकर कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। जैसे हमारा पहला पॉइंट है कि दूर दराज के गांव में बेहतर स्वास्थ्य सेवा व इलाज के लिए टेलीमेडिसिन अर्थात ई संजीवनी सुविधा मुहैया कराई जाती है। और इसके तहत आपको ध्यान रखना कि राष्ट्रीय स्तर पर 17 मई 2023 को इसके लिए विशेष अभियान चलाया गया। इसमें बिहार राज्य अव्वल रहा है। हालांकि यहाँ पर टेलीमेडिसिन की चर्चा हुई है, तो इनके बारे में या फिर इनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, वो सभी बातों का जिक्र हमने यहाँ पर किया है। जैसे कि बिहार में टेलीमेडिसिन की शुरुआत 21 फरवरी 2021 को हुई थी
और इसको लेकर आप यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे, इस महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था और उस समय सेवा शुरू होने पर बिहार देश में 28वें पायदान पर था, यानी कि लगभग समझिए कि अंतिम स्थान पर था बिहार। लेकिन अभी हाल ही में 17 मई 2023 को जो एक अभियान चलाया गया, इस आधार पर बिहार अव्वल रहा है। हालांकि यहाँ पर कुछ जानकारी और भी है इनसे संबंधित कि इसमें सुधार के लिए, यानी कि जो टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत हुई थी 21 फरवरी 2021 को, तो इसमें लगातार सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे थे और रोजाना इसकी निगरानी भी की जा रही थी। ये भी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और इस निगरानी क्रम में बिहार में 13 फरवरी 2022 को ई संजीवनी 2.0 सॉफ्टवेयर भी लॉन्च हुआ था, इस टेलीमेडिसिन सेवा की निगरानी के लिए या फिर इसको संचालित करने के लिए बेहतर तरीके से। ये बातें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। आई होप कि टेलीमेडिसिन सेवा के बारे में आप यहाँ पर सही बातें समझ चुके हैं। इसकी शुरुआत कब हुई, किनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई और अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है बिहार किस स्थान पर रहा, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको जानकारी दिया था कि टेलीमेडिसिन सेवा जो कि एक प्रकार की ऑनलाइन सेवा है, आप यहाँ पर इसको एक शब्द में अगर परिभाषित करें तो ये एक प्रकार का ऑनलाइन डॉक्टर है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से कहां हाल ही में जनगणना भवन का उद्घाटन किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अभी हाल ही में जनगणना भवन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। पहला पॉइंट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 मई 2023 को नई दिल्ली में नवनिर्मित जनगणना भवन का उद्घाटन किया है। हालांकि जनगणना भवन का जो शिलान्यास था यह सितंबर 2019 में किया गया था, लेकिन हाल ही में इसका उद्घाटन 25 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। अब चूंकि यहाँ पर बात हो रही है जनगणना की, तो भारत के संदर्भ में कई सारी जानकारी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और जानकारी निकलकर सामने आती है कि भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में 1981 से अभी तक की सभी जनगणनाओं के इतिहास को लेकर एक पुस्तक में संकलित करके इसे प्रकाशित भी किया गया है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चूंकि जनगणना की बात हो रही है तो यही जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमने देखा कि कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। भारत की बात करें, आधुनिक भारत की बात करें तो पहली बार 1872 में जनगणना हुई थी, लेकिन अगर हम बात करें नियमित तरीके से जनगणना की शुरुआत कब हुई तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत जो हुई थी ये 1881 से मानी गई है, जबकि स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी। अगर आपको पूछे एग्जाम में कि आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई तो नो डाउट इसका आंसर होगा 1872। लेकिन नियमित जनगणना या फिर समकालीन जनगणना की बात जहां भी होगी तो 1881 से नियमित तौर पर भारत में जनगणना हो रही है। और वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें, स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी। अब यहाँ पर जाति जनगणना की बात करें जो कि बिहार में इस समय बहुत ज्यादा चर्चे में है, कुछ कार्य इसमें हो भी चुके हैं, तो इसको लेकर हमने आपको जानकारी दिया था कि कर्नाटक भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर जाति आधारित जनगणना हुई। जबकि बिहार की बात करें तो बिहार दूसरा राज्य है जहां पर जाति आधारित जनगणना हो रही है। ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, इसमें बहुत सारी चीजें अभी होना बाकी है। जो भी चीजें निकलकर सामने आएगी एग्जाम पर्पज से वो सारी बातें हम आपको जरूर बतलाएंगे। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट जो कि अति महत्वपूर्ण है, हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना के पिता के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे। आपके एग्जाम में अगर प्रश्न बने कि भारतीय जनगणना के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है तो हेनरी वाल्टर को जाना जाता है। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया WHO की तरफ से। अमूमन यहीं पर हर बार इसका आयोजन होता है और इस वर्ष इसका 76वां संस्करण आयोजित हुआ और इसको लेकर कई सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं संबंधित तथ्यों से। तो पहला पॉइंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। ये इसका 76वां संस्करण था और ये WHO के द्वारा आयोजित होता है और ये इस वर्ष जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ है। आयोजन तिथि की बात करें तो 21 से 30 मई 21 मई को इसकी शुरुआत हुई जो कि 30 मई 2030 तक 2030 नहीं बल्कि 2023 तक ये संचालित होगी। इस वर्ष 2023 की निर्धारित थीम की बात करें तो WHO at 75 सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल, ये 2023 का इसका निर्धारित थीम है। WHO at 75 सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। इसके अतिरिक्त भारत के संदर्भ में बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा इस 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया।
यानी कि भारत की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा इस 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का प्रतिनिधित्व किया गया। ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट हमारा इसी में है WHO के बारे में कि WHO की स्थापना कब हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7 अप्रैल 1948 को WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, वर्तमान समय में WHO के अध्यक्ष या फिर प्रेसिडेंट कौन है? देखते हैं कितने छात्र को पता है, कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर लिखिए कि वर्तमान में WHO के प्रेसिडेंट या फिर अध्यक्ष कौन है। अगला यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न है कि हाल ही में रियाना बरनावी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष बनने का गौरव प्राप्त की है? इनका नाम है रियाना बरनावी, जिन्हें आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। प्रश्न पूछा गया है कि किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सऊदी अरब। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि रियाना बरनावी ने हाल ही में सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दरअसल यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, उन्होंने एक्सियोम स्पेस की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक मिशन में भाग लेकर यह कीर्तिमान बनाया है। दरअसल इस मिशन की बात करें तो यह मिशन की शुरुआत अभी हाल ही में 21 मई 2023 को अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल में अवस्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से हुई है। इसके माध्यम से ये उड़ान भरने वाली सऊदी अरब की तरफ से पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव प्राप्त की, जिस वजह से ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, जिस वजह से ये आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि इस मिशन की बात करें तो इस मिशन में या फिर इस टीम में रियाना बरनावी समेत कुल 4 लोग हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है जो कि अति महत्वपूर्ण है। दरअसल सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब की जो छवि है पूरी दुनिया में एक रूढ़िवादी देश की रही या फिर देश के रूप में रही है। यहाँ पर महिलाओं को भी जो ड्राइविंग का अधिकार मिला था वो 2018 में मिला था। आप समझ सकते हैं यहाँ की नीति किस प्रकार की है। लेकिन हाल ही के दिनों में, हाल ही के वर्षों में देखा गया कि सऊदी अरब जिस प्रकार से पुरानी परंपरा या फिर पुरानी जो नीति है यहाँ की उसे समाप्त करते हुए महिलाओं को भी अधिकार दे रही है, तो इसी दिशा में आपको ये भी ध्यान रखना है। हमने यहाँ पर चर्चा किया था पहली अंतरिक्ष महिला यात्री का, हमें लगा कि ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जानकारी हमने एक बार पहले भी आपको दिया है, आई थिंक आपको याद होगा, तो उसका चर्चा यहाँ पर हमने पूरा कर दिया ताकि आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाए और हो सकता है कि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बने। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बांग्लादेश और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम में शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच अभी हाल ही में ये अभ्यास शुरू हुआ है चट्टोग्राम में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर संबंधित तथ्यों की बात करें तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि हाल ही में मई 2023 में बांग्लादेश और अमेरिका ने बांग्लादेश के चट्टोग्राम में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि इस नौसैनिक युद्धाभ्यास का नाम क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो टाइगर शार्क 40 नामक इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाना और तकनीकी और साथ साथ प्रक्रियात्मक ज्ञान के पारस्परिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। आप यहाँ पर समझ चुके हैं इसका उद्देश्य क्या है और इस अभ्यास का नाम क्या है। तो इस अभ्यास का नाम है टाइगर शार्क 40 और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है उसकी भी चर्चा यहाँ पर हमने किया। अब यहाँ पर संप्रति एक युद्धाभ्यास है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होता है, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि युद्धाभ्यास को लेकर हमने कई जानकारी आपको पहले भी दिया है एक चार्ट के माध्यम से, आई थिंक आपको याद होगा। क्योंकि यहाँ पर चर्चा हो रही है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से संबंधित एक जानकारी यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। यह टॉपिक है दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप। अब यहाँ पर क्रिकेट विश्व कप के बारे में जो जानकारी है आप यहाँ पर पहले पॉइंट को देखिए। हमने यहाँ पर लिखा कि हाल ही में 17 दिसंबर 2022 को दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला बांग्लादेश और भारत के बीच खेला गया और इस नेत्रहीन T20 विश्व कप के इस तीसरे संस्करण के खिताब को भारत ने अपने नाम किया है, जो 2022 दिसंबर में आयोजित हुआ था। ये T20 क्रिकेट विश्व कप दृष्टिबाधित कैटेगरी का, तो ये इसका तीसरा संस्करण था जो कि बांग्लादेश को हराकर भारत इसका खिताब को अपने नाम किया। लेकिन इसके पहले संस्करण की बात करें तो 2012 में पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और उस समय भी भारत ने यह खिताब जीता था। और उसके बाद दूसरा संस्करण 2017 में हुआ था और इस दूसरे टूर्नामेंट में या फिर दूसरे संस्करण में जो बेंगलुरु में फाइनल मुकाबला खेला गया, इसमें भारत पाकिस्तान को हराकर चैंपियन बना था। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप की जब भी बात होगी तो इसका जो 3 संस्करण अब तक आयोजित हुआ है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है सभी संस्करण का खिताब भारत ने ही अपने नाम किया है। पहला संस्करण आयोजित हुआ 2012 में, दूसरे संस्करण की बात करें तो दूसरा संस्करण 2017 में और उसके बाद तीसरा संस्करण अभी हाल ही में आयोजित हुआ 2022 में।
ये तीनों संस्करण का खिताब भारत ने अपने नाम किया है। हालांकि तीसरे संस्करण की बात करें तो तीसरे संस्करण के बारे में एक जानकारी यहाँ पर यह ध्यान रखें कि इसके लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, दृष्टिबाधित जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसका। यहाँ पर इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक जानकारी आपको दे दूं कि जितने भी छात्र घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो आप सभी के लिए हमारे टीम के माध्यम से टेलीग्राम पर एक पेड ग्रुप की शुरुआत की गई है। आप लोगों के डिमांड पर आप चाहें तो इस प्रक्रिया को फॉलो करके इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ये तमाम सिलेबस आधारित नोट्स आपको इसमें प्रदान किए जाएंगे। इस सिलेबस आधारित नोट्स की बात करें तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमारा करंट अफेयर्स का नोट्स होता है, उसी अनुरूप यहाँ पर संपूर्ण विश्लेषण के साथ सारी चीजें आपको मिलने वाली है। इस नोट्स की बात करें तो वैसे प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो खास करके विभिन्न स्टेट पीसीएस एग्जाम में जहां पर प्रश्न बने हैं, वो सभी प्रश्नों का यहाँ पर हमने तथ्यात्मक वर्णन किया है, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी। और करंट अफेयर्स की जो क्लास को आप यहाँ पर फॉलो करते हैं, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है, वो सभी नोट्स डेली, मंथली और ईयरली वो सभी आप यहाँ पर इस ग्रुप के माध्यम से प्राप्त करेंगे। हालांकि प्रीवियस नोट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो 2022 का जो आपका छूट चुका है वो सभी नोट्स करंट अफेयर्स का मंथली वो सभी आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। और इसके अतिरिक्त इसी कोर्स में या फिर इसी पेड ग्रुप में आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 40 फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर होगा और 20 सेक्शनल टेस्ट, जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर पाएंगे। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप कितने प्रिपेयर हैं। तो जो भी छात्र इच्छुक हैं, जरूर इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। नो डाउट यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया ने पार्टीशनेड फ्रीडम नामक एक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया है। बताएं कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राम माधव, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने हाल ही में असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में राम माधव द्वारा लिखित पार्टीशनेड फ्रीडम नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। यानी कि इस पुस्तक के लेखक हैं राम माधव। इस पुस्तक का नाम है पार्टीशनेड फ्रीडम। अब यहाँ भी हमारा अगला पॉइंट भी कुछ इसी से मिलता जुलता है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। हमने यहाँ पर चर्चा किया कि पिछले वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया था। आप ध्यान रखेंगे, पिछले वर्ष 2022 में इस पुस्तक का विमोचन हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा किया गया। इस पॉइंट को यहाँ पर हमने रिपीट इसलिए किया क्योंकि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर अभी हाल ही में बिहार के 41वें राज्यपाल बने हैं। ये जानकारी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको दिया था। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यह पुस्तक अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक के जो लेखक हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह है। हालांकि यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो फरवरी 2023 में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल बने और वे मूल रूप से गोवा के रहने वाले हैं। एक जानकारी यहाँ पर यह ध्यान रखें, अगर हम बात करें इनसे पहले बिहार के राज्यपाल कौन थे या फिर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किनका स्थान लिया है, तो फागू चौहान का उन्होंने स्थान लिया, जो कि बिहार के 40वें राज्यपाल थे। ये जानकारी आपको ध्यान रखना है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर चर्चा किया है असम की। तो असम के बारे में सबसे पहला पॉइंट यह है कि इसकी राजधानी कहाँ पर है। तो असम की राजधानी दिसपुर। वर्तमान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में जिलों की संख्या 33। राजकीय पशु गेंडा, आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं। राजकीय पक्षी की बात करें तो सफेद पंख वाला बतख यहाँ का राजकीय पक्षी है। और लोकसभा सीटों की बात करें तो 14 और राज्यसभा सीटें 7 निर्धारित है असम में। इसके अतिरिक्त असम के बारे में एक अहम जानकारी है, जून 2021 में भारत सरकार द्वारा 2 नए राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के बाद असम में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बढ़कर हो गई 7। इससे पहले 5 थे, लेकिन 2 नए राष्ट्रीय उद्यान जब घोषित हुआ तो इसकी बढ़कर संख्या हो गई 7। हालांकि 7 नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ पर हमने जानकारी दिया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नेमरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, साथ साथ रायमोना नेशनल पार्क। ये जो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क आप देख रहे हैं, ये जून 2021 में से घोषित किया गया था राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, तभी जाकर इसकी संख्या बढ़कर 7 हुई। तो ये जानकारी नवीनतम है, जो कि आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय सेना का नया मास्टर जनरल सस्टेनेंस नियुक्त किया गया या फिर MGS नियुक्त किया गया है।
तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए किसी भी विकल्प में हमारा इस प्रश्न का आंसर नहीं दिया गया। इस आधार पर हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ये है अमरदीप सिंह ओजला, जो कि आप यहाँ पर इस तस्वीर में इन्हें देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ओजला को हाल ही में भारतीय सेना का नया मास्टर जनरल सस्टेनेंस अर्थात MGS नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार को भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया। यहाँ पर सेना उप प्रमुख के बारे में हमने आपको जानकारी दिया है, जो कि हाल ही में सुचेंद्र कुमार को भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। जब भी यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना की बात करते हैं, जहाँ पर अगर हम नौसेना या फिर वायुसेना की बात नहीं कर रहे तो सिंपली यहाँ पर हम नोट करते हैं भारतीय सेना, तो मूल रूप से ये बात होती है थल सेना से ही संबंधित। तो इसे आप लोग समझिएगा। तो नए थल सेना उप प्रमुख अभी हाल ही में बने हैं सुचेंद्र कुमार। जबकि वहीं पर अगले पॉइंट की बात करें तो उन्होंने भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू का स्थान लिया है। ये जानकारी हमने आपको दिया था, आपको याद होगा। क्योंकि यहाँ पर थल सेना उप प्रमुख की बात हुई, तो ऐसे में इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें नौसेना उप प्रमुख की, तो वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह 1 अप्रैल 2023 को नौसेना उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किए। इसके अतिरिक्त एक और है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये सारी जानकारी अहम है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनना स्वाभाविक है। हालांकि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वो कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि थल सेना प्रमुख की बात करें तो वर्तमान समय में थल सेना प्रमुख अर्थात जनरल है मनोज पांडे। आपको याद करने में आसानी हो इस वजह से यहाँ पर हमने उप प्रमुख की भी सूची शामिल कर दिया है। दरअसल थल सेना उप प्रमुख की बात करें तो सुचेंद्र कुमार। हमारा अगला है वायुसेना प्रमुख, जिसे कि एयर मार्शल कहा जाता है, तो विवेक राम चौधरी अर्थात VR चौधरी है। और वर्तमान में वायुसेना उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित। नौसेना प्रमुख अर्थात एडमिरल R हरि कुमार, जबकि नौसेना उप प्रमुख है संजय जसजीत सिंह। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एक और जानकारी अहम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि वर्तमान में है जनरल अनिल चौहान, और ये भारत के द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत, जो कि तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हवाई जहाज दुर्घटना हुआ था, वहीं पर उनकी मौत हो गई। कुल मिलाकर 14 लोग उस हवाई जहाज में सवार थे या फिर उस विमान में सवार थे, जिसका नाम था MI-17V5। नोट कीजिएगा, MI-17V5 इस विमान का नाम था, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें उसकी पत्नी भी सवार थी, तो सभी 14 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई थी। ये जानकारी हमने आपको 2021 में दिया था, आई थिंक आपको याद होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला नवा प्रश्न है, कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर हाल ही में लिटिल इंडिया किया गया है, यानी कि छोटा भारत किया गया है। दरअसल हैरिस पार्क की बात करें तो हैरिस पार्क एक शहर का नाम है, एक जगह का नाम है जहां पर कुछ लोग निवास करते हैं। यहाँ पे प्रश्न बना है कि कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर हाल ही में लिटिल इंडिया किया गया है। दरअसल इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में आई जनगणना की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में 6 लाख से अधिक लोग भारत के पैदा हुए हैं। एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के आधार पर ऑस्ट्रेलिया में 6 लाख से अधिक लोग भारत के पैदा हुए हैं, यानी कि भारत से संबंधित है मूल रूप से। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इसमें हैरिस पार्क के 45% निवासी शामिल हैं। हैरिस पार्क एक जगह है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हैरिस पार्क ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में ग्रेटर वेस्टर्न सिडनी का एक शहर है। तो कुल मिलाकर 6 लाख की आबादी में 45% जो निवासी हैरिस पार्क में निवास करती है। और हैरिस पार्क की बात करें तो हैरिस पार्क में लगभग हर दूसरा आदमी भारतीय है या फिर भारत से जुड़ा हुआ है। दरअसल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हैरिस पार्क में 15% निवासी गुजराती बोलते हैं, 11% मातृभाषा हिंदी, इसके अलावा तेलुगु और तमिल भाषी लोग भी यहाँ पर निवास करते हैं। ये यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इन्हीं सब के कारण अभी हाल ही में कारण यही है कि हैरिस पार्क का नाम बदलकर इसे लिटिल इंडिया नाम दिया गया है या फिर रखा गया है। यहाँ पर एक जानकारी ये भी है कि हैरिस पार्क या फिर लिटिल इंडिया जो अभी नाम दिया गया है, यहाँ पर किस देश के कितने निवासी यहाँ पर निवास करते हैं वो सूची यहाँ पर हमने दर्शाया है। तो प्रतिशतता के आधार पर आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत के 45.4%। इसी आधार पर हमने वहां पर लिखा था कि प्रत्येक 2 में से 1 आदमी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर दूसरा आदमी जो है वो भारत से है या फिर भारत से जुड़ा हुआ है। तो इसी आधार पर तकरीबन 50%, एग्जैक्ट जो डेटा है वो है 45.4%, ये भारत से संबंधित है। नेपाल की बात करें तो 5.9%, चीन की बात करें तो 4.2%, लेबनान 2.8%, जबकि फिलीपींस जो 5वें नंबर पे है 2.3% यहाँ की जनसंख्या फिलीपींस से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने शासन आपल्यादारी अर्थात आपके द्वार पर सरकार पहल शुरू की है। तो ये पहल है महाराष्ट्र सरकार की। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
सभी बातों का जिक्र यहाँ पर हमने किया कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में शासन अपल्यादारी अर्थात आपके द्वार पर सरकार नामक एक पहल की शुरुआत की है। इस पहल की बात करें तो इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सातारा जिले में की है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं और दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करना ही इसका मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने शासन अपल्यादारी नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। तो इस प्रश्न से संबंधित आपको इतनी सारी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखना है। ये प्रश्न है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली हाल ही में किस राज्य के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि त्रिपुरा। आप यहाँ पर सौरव गांगुली को इस तस्वीर में देख सकते हैं। आपको यहाँ पर अब जानकारी दे दूं कि पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को हाल ही में त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मनीष शाह या फिर त्रिपुरा सरकार की इस पहल का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिसको लेकर अभी हाल ही में बतौर ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट बिहार के संदर्भ में है कि लोक गायिका मैथिली ठाकुर जो कि मधुबनी जिला से संबंधित है, वर्ष 2022 से बिहार में खादी और हैंडीक्राफ्ट के ब्रांड एम्बेसडर भी है, जिन्हें अभी हाल ही में पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दरअसल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिहार पर्यटन विभाग की। तो बिहार पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान समय में लोक गायिका मैथिली ठाकुर है। मैथिली ठाकुर से संबंधित कई सारी जानकारी है जो कि समय समय पर हमने आपको दिया है। इसी चीज का जिक्र यहाँ पर हमने किया। रिवीजन पर्पज से आप लोग पुनः देख लीजिए कि मधुबनी बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। साथ ही 2022 से भी बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर है। एक अतिरिक्त फैक्ट ये भी है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन भी नियुक्त किया है। हालांकि इन सब के अतिरिक्त एक जानकारी ये भी ध्यान रखिए, हाल ही में वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए संगीत नाटक अकादमी ने 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार देने की घोषणा की। पूरे भारत से ये तीनों वर्ष के लिए 2019, 2020 और 2021 संयुक्त तौर पर पूरे भारत से 128 कलाकारों का चयन किया गया था इस पुरस्कार के लिए, जिसमें बिहार के 13 कलाकार शामिल है और इनमें 8 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल है। और महिलाओं में मैथिली ठाकुर का भी नाम शामिल है, जिन्हें की बिस्मिल्ला युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया या फिर सम्मानित किया गया। ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। मैथिली ठाकुर की बात करें तो 25 जुलाई 2000 ईस्वी को बैनीपट्टी मधुबनी बिहार में मैथिली ठाकुर का जन्म हुआ था। तो मैथिली ठाकुर से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते थे वो सभी चीजें यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न की हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जा रहा है और कार्यक्रम का शुभारंभ 25 मई को लखनऊ में हुआ है और समापन 3 जून 2023 को वाराणसी में होगा। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको इसे तीसरे खेलो इंडिया गेम से फिलहाल के लिए याद रखना है। हालांकि जब ये गेम संपन्न होगा, जो खिताब यहाँ पर जिस टीम को मिलेगा, जिस खिलाड़ी को मिलेगा, उनसे संबंधित वीडियो या फिर उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे हम आपके समक्ष रखेंगे। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 700 लाइक। अगर आपको लगे कि वीडियो से आपकी हेल्प हुई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न पे। ये हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अर्थात एनजीटी या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार में बहने वाली किस नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश बिहार सरकार को दिया है। इनसे संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखिए। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप वहां पर कमेंट करें विस्तार पूर्वक ही करें। और एक जरूरी बात यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूं, अगर आप मूल रूप से बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में लगे हैं तो आधा घंटा का जो समय है वो हमारे लिए डिसाइड रखिए। हम जो आपको करंट अफेयर्स की क्लास देते हैं निश्चित तौर पर अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो दोबारा आपको कहीं से भी क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। 24 घंटा आपके पास है। 24 घंटा में से 8 घंटा आप मान लीजिए नहाना, सोना, खाना पीना जितना भी है 8 घंटा आप निकाल दीजिए, फिर भी आपके पास 16 घंटे का समय होता है। तो 16 घंटे में से केवल और केवल आपसे मैं 30 मिनट मांग रहा हूं। 30 मिनट अगर आप हमें देंगे तो निश्चित तौर पर करंट अफेयर्स की तैयारी हम आपका बेहतर करके देंगे। ये 100% हमारा आपसे वादा है। इस चीज का ध्यान रखिए। तो रेगुलर बेसिस पर ये वीडियो को आपको देखना है, तभी जाकर आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। निश्चित तौर पर मुझे लगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।